चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग होता है, जिसमें कुछ चेंजिंग्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और कुछ को बोलते हैं केमिकल चेंज। इस चैप्टर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन केमिकल चेंज है और कौन फिजिकल चेंज है। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब क्या होता है कि अगर हम दूध को घर पे या आपके घर में भी दूध को अगर बहुत देर तक छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे दूध फट जाता है। दूसरा ये है एन आयरन तावा पेन नेल इज लेफ्ट टू एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर आप किसी आयरन को या किसी नेल को तावा को बहुत देर तक अगर ह्यूमिड एटमोस्फेयर में रख देंगे तो क्या होता है, आपने गौर किया होगा, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। फूड इज कुक्ड, जब खाना बनता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have shown what change. We have all learned about the physical change and chemical change of matter in our previous classes. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं कि हाँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ऑफ मैटर क्या होता है। देखिए केमिकल चेंज जनरली उसको बोलते हैं जो कि इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी होता है और कभी कभी किसी किसी केस में इरिवर्सिबल भी होता है। देखिए whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है यानी क्या हो रहा है, वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या है किसका, केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। आखिर आप कैसे बोलेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है या नहीं किया है। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड आउट आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन। देखिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसके थ्रू क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए कर रहा है ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस द सबस्टांस अंडरगो परमानेंट चेंज। मतलब कि अगर केमिकल चेंज कहीं पे हो गया तो उसमें क्या हुआ, परमानेंट चेंज हो गया और न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ, एक नया सबस्टांस बना। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप घर में जो पेपर है अगर आपके पास उसको अगर आप बर्न करेंगे, आग लगाएंगे तो उसका ऐश बनेगा, राख बनेगा, तो क्या हुआ, एक नया सबस्टांस बना। उसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग है और उस सबस्टांस का प्रॉपर्टीज कुछ अलग था। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place। अगर केमिकल चेंज, फिर से यही बात लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज अगर अकर्स हुआ यानी वहां पर केमिकल रिएक्शन क्या किया, टेक प्लेस किया। टू डिस्क्राइब दिस केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन वी रिप्रेजेंट दिस विद द केमिकल इक्वेशन। हाँ अगर उस केमिकल चेंज को कहीं पे हमको डिस्क्राइब करना है या केमिकल रिएक्शन को लिखना है, बताना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको किसके हेल्प से करते हैं, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से करते हैं। अब देखिए एक्टिविटी फॉर लर्निंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें कुछ एक्टिविटी हम करेंगे जिसके थ्रू हम लर्न करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शन का। तो हमारा आज का एम ये है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और उसको एयर में क्या करेंगे, बर्न करेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि हाँ वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। देखिए ये टॉन्ग के हेल्प से यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है और मैग्नीशियम रिबन जला के उसको हम टेस्ट करके उसका वीडियो भी डाले हैं शॉर्ट्स में, जो कि आप विजुअलाइज करके उसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। चलिए तब तक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे ये है मैग्नीशियम रिबन जिसको टॉन्ग के हेल्प से क्या किया है, पकड़ा हुआ है, और इसमें ये है आपका बर्नर। देखिए क्या होता है, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए आपको, बर्नर चाहिए, टोंग चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, पीएच पेपर चाहिए या रेड लिटमस पेपर चाहिए। प्रोसीजर इसका क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे। इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर किस लिए चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से क्या हो गया होगा, उस मैग्नीशियम के ऊपर इम्प्योरिटीज आ गया होगा, वो एयर से उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया होगा, उसको पहले रब करके उस लेयर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ताकि वो इजिली बर्न हो पाए। दूसरा ये है यूज ए पेयर ऑफ टर्म्स टू होल्ड द मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच ग्लास और चाइना डाइस। हम क्या करेंगे कि एक पेयर ऑफ टोंग के हेल्प से उसको होल्ड करेंगे। लाइट द मैग्नीशियम रिबन ऑन द
बर्नर गैदर एस इन ए वाच ग्लास और चाइना डिश, और उसको बर्न करेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, जैसा कि आप देखेंगे शॉर्ट्स के वीडियो में तो आपको पता चलेगा। और इससे जो एस निकलेगा उसको इस तरह से सेट करना है कि जो एस हो वो नीचे किस पे गिरे, वाच ग्लास पे या चाइना डिश पे, जो भी आप लिए हैं। ब्रिंग द एस विथ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, और एक मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर लाना है। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट रहेगा तो बताएगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एसिड और बेस क्या है। एसिड और बेस के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एसिड और बेस। देखिए आगे देखिए क्या किया इसमें। ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या होता है। फर्स्ट में होता है रब मैग्नीशियम विथ रिबन सैंड पेपर, मतलब कि सैंड मैग्नीशियम रिबन को किससे करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे। उसके बाद इसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो एकदम वो मेटल का कलर आ जाएगा जो कि सिल्वरी व्हाइट होता है। बर्न मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ब्रिंग मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इन कांटेक्ट विद द एस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होगा कि रेड लिटमस पेपर जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है, क्योंकि ये क्या है एक मेटल का ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैग्नीशियम बर्न हुआ एयर में तो क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। देखिए इसका लिखे हुए हैं यहाँ पर इक्वेशन। रिजल्ट देखिए क्या आया, मैग्नीशियम इज ए सिल्वर व्हाइट मेटल, मैग्नीशियम किस तरह का मेटल था, सिल्वर व्हाइट मेटल था। मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर emitting a bright white flash and then combines with oxygen to form basic magnesium oxide। ये था मैग्नीशियम का रिबन मेरे पास, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए तो ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस किया हुआ इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड से बेसिक एलिमेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अभी टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे बताएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए केमिकल रिएक्शन, जो फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। क्यों केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को जला दिए और जलाने के बाद जो ये ऐश आया, फिर इस ऐश के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस ऐश, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर से मैग्नीशियम का रिबन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए क्या हुआ, जनरली हम लोग का विजुअलाइज करने का यही तरीका होता है कि हाँ वो केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस और सबस्टांस अंडरगोज अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस। अगर कोई अंडरगो जा रहा है केमिकल चेंज में और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक नया सबस्टांस प्रोड्यूस कर रहा है विथ इंटायर न्यू प्रॉपर्टी, और जो नया सबस्टांस प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या हो रहा है, उसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन को, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, सिंबल्स और फार्मूला के फॉर्म में। वेयर इन द रिएक्टेंट इंटाइड्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को किस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट को किस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे कि Mg और O दोनों को जलाए, क्या आया, MgO। तो देखिए ये आपका हुआ रिएक्टेंट हुआ, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो ये लेफ्ट साइड में लिखे और ये राइट साइड में लिखे। अब देखिए आखिर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कैसे पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा, हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में इवोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन स्टेट, मतलब सॉलिड हो तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो तो गैस हो जाएगा। चेंज इन कलर, उसके कलर में भी चेंजिंग आ सकता है। देखिए इन सब का एक एक हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए इजीली। पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सोम केमिकल रिएक्शन accompanied बाय चेंज इन स्टेट, जो कि क्या होता है, स्टेट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन सॉलिड वैक्स,
इज बर्न द वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर्म। जैसे कि सॉलिड वैक्स को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म होता है, जो कि क्या है, गैसियस है। वो था सॉलिड और बना क्या, गैसियस बन गया। तो यानी स्टेट इसका चेंजिंग हुआ। या कैम्फर जो कपूर होता है उसको जलाते हैं तो रहता है सॉलिड, लेकिन जलता है तो क्या बनता है, गैसियस स्टेट में आता है। उसके बाद है चेंज इन कलर। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। Some chemical reactions are accompanied by change in color. फॉर एग्जाम्पल लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखिए दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक है लीड नाइट्रेट और एक है पोटेशियम आयोडाइड। ये सब नाम सुन के बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि लीड नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है। ये सब आप लोग कभी लैब में, किसी लैब में जाके देख लेना, अगर आपके अगल बगल कोई लैब अवेलेबल है, या फिर गूगल करके देख लेना है। आर कलरलेस बट व्हेन दीज आर मिक्स, ये कलरलेस होता है लेकिन जब इसको मिक्स किया जाता है ये प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर इज फॉर्म। कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो कलर का। यानी इसमें क्या था, ये था कलरलेस, लेकिन ये बाद में कैसा बन गया, येलो कलर का बन गया। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में तो ये भी आ सकता है कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसमें क्या हो रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। चौथा ये है, फोर्थ नंबर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reactions are accompanied by the evolution of gas. Hydrogen gas is evolved when zinc granules react with dilute sulfuric acid. जैसे जिंक ग्रेनुअल्स को, Zn को हम सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यानी यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ। पांचवा है, फिफ्थ नंबर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उसमें हीट इवॉल्व हो या हीट इन्वॉल्व हो। तो चेंज इन रिएक्शन जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब कि जिसमें हीट इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक और जिसमें हीट इन्वॉल्व हो वो इंडोथर्मिक। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। अगर क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो बीकर, इन ए बीकर देन स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म। तो क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम बनता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ये हॉट हो जाता है। Thus we conclude that the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. इसी सब से हमको पता लगेगा ये पांचों से कि हाँ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है या नहीं किया है, कब किया है कब नहीं किया है। उसके बाद है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए अभी आपको बताए थे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए ये था Mg और ये है ऑक्सीजन, ये जब दोनों को जलाए तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पार्ट हुआ आपका रिएक्टेंट्स और ये पार्ट हुआ प्रोडक्ट। जो एलएचएस में होगा वो रिएक्टेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में होगा वो प्रोडक्ट्स होगा। सबस्टांसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। देखिए रिएक्टेंट्स कौन हुआ, पार्टिसिपेट कौन किया केमिकल रिएक्शन में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो जो पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड आर राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये स्टार्टिंग मटेरियल्स है, यहीं से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ पर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे। सबस्टांसेस व्हिच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ये सबस्टांस जो है ये क्या है, रिजल्ट है किसका, केमिकल रिएक्शन का, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और प्रोडक्ट आर द इन रिजल्ट, ये स्टार्ट था और ये क्या है, इन है ऑफ द रिएक्शन एंड आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसको कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है सिंबल इक्वेशन। देयर इज अनदर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन नोन एज सिंबल इक्वेशन। जैसे देखिए मैग्नीशियम का Mg होता है ऐसे, ऑक्सीजन का O होता है, तो ये सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किए, तो ये हो गया इसका सिंबल इक्वेशन। अब देखिए स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कौन कौन सा स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ता है जब कोई हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी नोटिस। इन सारे पॉइंट्स को नोटिस मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए। द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, किसको, रिएक्टेंट वाले पार्ट को। एंड प्लस साइन बिटवीन देम, और इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस बिटवीन देम। अगर दो कंपाउंड आया है तो क्या करेंगे, या दो कंपाउंड में एक कंपाउंड एक एलिमेंट आया है तो क्या करेंगे,
इधर भी इसके बीच में प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद है एन एरोज साइन ऑफ इक्वलिटीज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो साइन लगाएंगे किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट इन सॉल्यूशन। जैसे कि जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराए हैं तो क्या मिला है? जिंक सल्फेट मिला है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। तो ये सब स्टेप्स जो हैं आपको ड्यूरिंग फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। किसको बैलेंस बोलेंगे और किसको अनबैलेंस बोलेंगे? अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये सब टॉपिक हम देखेंगे। ए केमिकल इक्वेशन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईच एलिमेंट का एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा किसमें? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो उसको बोलेंगे बैलेंस। जैसे देखिए इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन का जो है इक्वल है। ऑक्सीजन का टाइम आया तो ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। इधर भी कितना है? 2 है, यानी दोनों साइड क्या है? इक्वल है। यानी जो ये इक्वेशन है ये क्या है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। अब देखिए a chemical equation in which the number of atom of each kind are not equal, मतलब इसमें क्या था? इक्वल था, और इसमें क्या है? नॉट इक्वल है। किसमें? इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट्स। इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं स्केलेटल इक्वेशन। देखिए H2 + O2। H2 इधर ठीक है, इधर भी 2 है, ठीक है, लेकिन O इधर कितना है? 2 है, और इधर कितना है? 1 है, यानी ये क्या है? अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स है इस काइंड वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। यही होता है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। तो हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, अनबैलेंस इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करके दिखाइए। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, उसका स्टेप्स आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं यहाँ पे। देखिए ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच टाइप इन द रिएक्शन इज सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब कि रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, बोथ साइड में क्या हो? उसका जो नंबर हो वो इक्वल हो। द सिंपल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जो इक्वेशन है वो किस मेथड से यहाँ पे बैलेंस हो रहा है? हीट एंड ट्रायल मेथड। लेट्स ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स का, वेरियस एलिमेंट्स का दोनों साइड में। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन है पहले उसका नाम लिख लेना है। जो एलिमेंट इधर होगा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में भी होगा। Fe है, ठीक है, H है और O है, तीनों को लिख लिए। अब देखना है कि रिएक्टेंट में इसका नंबर कितना है। Fe कितना है? 1 है, H कितना है? 2 है, और O कितना है? 1 है। अब देखना है कि एटम्स प्रोडक्ट में कितना है नंबर। तो इसमें कितना है? 3 है, इसमें कितना है? 2 है, तो इसमें कितना है? 4 है। H का तो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, लेकिन Fe का और O का क्या है? इक्वल नहीं है। उसमें उस केस में क्या करेंगे? ये दोनों को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होगा इक्वल जब करेंगे तो। दूसरा स्टेप ये करेंगे, स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को कंटेन किया है उसको पहले हम लोग बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इट में भी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिसके पास मैक्सिमम नंबर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम नंबर किसके पास था? देखिए ऊपर चल के देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर किसके पास था। मैक्सिमम नंबर आपका है ओ के पास है, मतलब इसके पास है मैक्सिमम नंबर। किसके पास? इस वाले के पास, Fe3O4 के पास मैक्सिमम नंबर है, ठीक। तो हम सबसे पहले किसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे? Fe3O4 वाले में। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया है, करने का कोशिश किया है, तो आपका हो गया इनिशियल 1, उधर प्रोडक्ट में ले गया है, तो ये आया है आपका Fe + H2O, Fe3O4 + H2। स्टेप 3 में किया है कि इट इज क्लियर फ्रॉम एबव इक्वेशन दैट Fe एंड H आर स्टिल नॉट बैलेंस। Fe और H जो है अभी भी स्टिल बैलेंस नहीं हुआ है। पिक एनी ऑफ दीज एटम्स टू प्रोसीड फर्दर। ये दोनों में से किसी को सेलेक्ट करना है और फर्दर प्रोसीड कर जाना है।
मतलब लास्ट तक आपको ये कर देना है कि फाइनली कि आपका जो लास्ट में आना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एटम का इक्वल होना चाहिए। फोर्थ में क्या किया है, एफी में यहाँ पे एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द अनदर एटम व्हिच इज नॉट बैलेंस, क्या करना है उसको पिकअप करना है जो बैलेंस नहीं हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर क्या हो गया है, फाइनली बैलेंस हो गया है। देखिए लास्ट में बैलेंस कैसे हुआ है, यहाँ पर आइए, ये आपका लास्ट में आया 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए Fe का नंबर कितना आया, 3 आया, तो इधर भी कितना है, 3 है। देखिए दोनों तरफ 3 3 है। H का कितना है, इधर 8 है, तो इधर भी H कितना है, 4 × 2 8 है। इधर O कितना है, 4 है, तो इधर भी O कितना है, 4 है। यानी जब भी बैलेंसिंग करना है तो लास्ट में आपको ये चेक कर लेना है फाइनली कि हाँ it is clear that the number of atoms on both sides of the equation are equal, hence the above equation is balanced। जब दोनों साइड्स नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया यानी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए बैलेंसिंग करने का आपको एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद एक नोट में दिया हुआ है बहुत ही अच्छा पॉइंट, it must be remembered that to equalize the number of atoms we can't change the formula of the compounds of elements involved in the reaction। अगर आप किसी चीज को बैलेंस कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई भी चीज को आप बैलेंस कर रहे हैं, जैसे Mg प्लस O2 कर रहे हैं, तो क्या रहा है Mg, ये बैलेंस नहीं है। अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं तो आप इसके फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वी कांट चेंज, नहीं कि फॉर्मूला में नहीं चेंज कर देना है कि सर ठीक है इधर Mg है इधर O2 है तो ठीक है Mg O2 कर देते हैं, हो गया, नहीं, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, उसके फार्मूला में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को हम लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बनाने का क्या फायदा है। द सिंपल केमिकल इक्वेशंस आर मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय यूजिंग द फॉलोइंग साइंस एंड सिंबल्स, फॉलोइंग साइंस और सिंबल्स का यूज करके हम बना सकते हैं। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द सर्टेन लेटर्स, जैसे एग्जांपल S, L and G आर यूज्ड टू डिनोट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस। AQ जो है ये एक्वस को डिनोट करता है। AQ रिप्रेजेंट दैट द सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्यूशन। AQ से ये पता लगेगा कि हाँ वो जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में है, मतलब वाटर के साथ क्या है, मिक्स है। दीज लेटर्स आर रिटन आफ्टर द सिंबल्स और फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन ब्रैकेट। इसको कहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम फार्मूला में लिखते हैं, कहाँ, उसके फार्मूला के बाद एक ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि Fe जो है वो सॉलिड है, S लिखा हुआ है, H2O जो है वो गैसियस फॉर्म में यूज हुआ है। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि हाँ रिएक्टेंट में हमको जो लेना है उसको किस फॉर्म में लेना है, सॉलिड में लेना है कि लिक्विड में लेना है या गैसियस में लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए इट इंडिकेट्स दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इससे ये पता लगा कि हाँ वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है। ए गैस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन कैन आल्सो बी इंडिकेट बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ देखिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम, जैसे कि H2 यहाँ पे इवॉल्व हुआ तो H2 को अपवर्ड डायरेक्शन में हम एरो लगा के लिखेंगे। एंड ए प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। और ये देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो डाउन एरो लगा देंगे, और इवॉल्व होगा गैस तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि हाँ कब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है और कब गैस इवॉल्व हुआ है, लिबरेशन ऑफ गैस हुआ है। देखिए इस केस में जिंक को जब है सल्फ्यूरिक एसिड से किए हैं तो जिंक सल्फेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर अब एरो लगाया हुआ है। जब लीड आयोडाइड इसका द प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड, हाँ लीड आयोडाइड यहाँ पे है, ये लीड नाइट्रेट है, तो लीड आयोडाइड क्या बना है, इसमें प्रेसिपिटेट बना है। जब प्रेसिपिटेट बना है तो उसको, उसका जो एरो है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिनोट किया गया है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट्स है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो आखिर किस स्टेट में है, जिससे यूज करने में हमको क्या होगा। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा है रेडॉक्स रिएक्शन, चौथा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखिए, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन इन विच in chemistry in is when two or more substance or reactants combine with each other to form a new product. The product will always be a compound. देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड या एक कंपाउंड या एक एलिमेंट या दोनों कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे, और इसका प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप का है। देखिए कौन कौन है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जब हम 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरा केस ये है कि एक एलिमेंट को कंपाउंड कर रहे हैं और एक कंपाउंड को कंबाइन कर रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा है कि 2 कंपाउंड को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए इन सबको हम एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि इजीली आप लोग को समझ में आए। देखिए पहला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जब हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट लिए हैं, जैसे कार्बन या कोल को किससे बर्न कर रहे हैं? एयर से। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे C प्लस O2, ये मिलकर क्या बना रहा है? CO2। तो इसमें हम 2 एलिमेंट लिए थे जिससे कंपाउंड बना। दूसरा केस ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, मतलब एक एलिमेंट लेंगे और एक कंपाउंड लेंगे, किस लिए? ताकि एक नया कंपाउंड बने। एन एलिमेंट में आल्सो कंबाइन विथ ए कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। एक एलिमेंट में आल्सो कंबाइन, ये भी कंबाइन हो सकता है एक कंपाउंड के साथ जिससे कि एक नया कंपाउंड बने। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कंबाइन हो रहा है किससे? ऑक्सीजन से, और क्या हमको मिल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी ये क्या था? एक कंपाउंड था, और ये क्या था? एक एलिमेंट था। तो हमको मिला क्या? एक कंपाउंड मिला। इसमें जब भी मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट में मिनिमम 2 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रहेंगे। तीसरा ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, जैसे हम 2 कंपाउंड की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे देखिए ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जब दोनों मिला तो बना अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। तो तीनों केस हमने देखा। पहला केस था कि 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना, दूसरा था एक एलिमेंट एक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना, और तीसरा था कि दोनों कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना। दूसरा हमारा जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, 1 रिएक्टेंट होगा, और वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके क्या बनाया? ये बनाया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन जनरली टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी और कैटलिस्ट को यूज हो सकता है। The decomposition reactions are reverse of the combination reaction. combination reaction में क्या था? रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा था, प्रोडक्ट एक हो रहा था। इसमें रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो रहा है। तो ये जनरली जो होता है उसका रिवर्स होता है। अब देखिए इतने टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, एक होता है थर्मल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है फोटोलाइटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं जिसमें हीट से एनर्जी मिलता है। डिकम्पोजिशन जो होता है वो किससे होता है? हीट से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लीड नाइट्रेट लिए हुए हैं, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है बॉइलिंग टिप, बॉइलिंग टिप पेयर ऑफ टंग से बॉइलिंग टिप को पकड़े हैं और लीड नाइट्रेट को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है बर्नर की हेल्प से। जब ये हीट हो रहा है तो ये क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ये हीट से हुआ, तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो है ये हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या आ रहा है? एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर। वी हैव टू टेक द ग्लास बीकर। एक ग्लास बीकर लेना है। देखिए यहाँ पर ग्लास बीकर एक लिया हुआ है और इसमें क्या करना है? विच शुड बी फिक्स्ड विद 2 इलेक्ट्रोड। इसको 2 इलेक्ट्रोड से फिक्स कर देना है। हियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड हो गया, और एक जो है नेगेटिव वो क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है। इंसर्ट 2 टेस्ट ट्यूब इन द बीकर एंड फिल ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बीकर विथ वाटर।
इसका 1/3 को क्या करना है, बीकर को पानी से फुलफिल कर लेना है और 2 टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रहेगा। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर, और क्या करना है कि पहले लेवल उसका वाटर का ऑब्जर्व कर लेना है, मतलब मेजर कर लेना है। कनेक्ट्स इलेक्ट्रोड्स विद द बैटरी, और इसको एक बैटरी की हेल्प से किसको, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है। नाउ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ वाटर, और उस सॉल्यूशन में क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, स्विच कर देना है करंट को स्विच करना है, मतलब यहाँ स्विच दिए थे, कुछ देर छोड़ना है, उसके बाद स्विच कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एंड सी द परसेंट लेवल इन द टेस्ट ट्यूब व्हिच इज नाउ डिक्रीज। उसके बाद अगर लेवल यहाँ पे था तो लेवल इसका डिक्रीज होकर कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना देर तक छोड़ेंगे उतना ज़्यादा कम होगा, जितना करंट सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा कम होगा। 2 moles of hydrogen gas released at cathode, 1 mole O2 evolved at anode. रिएक्शन इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या रिएक्शन हुआ, H2O जो था वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हुआ। तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन हुआ H2O का, वो हुआ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये किसके हेल्प से हुआ, ये हुआ बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय सनलाइट। देखिए सनलाइट के थ्रू भी हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिल्वर क्लोराइड चाहिए, और सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रख के और सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देना है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। इसका जो यूज होता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी करते हैं। तो हमने 3 टाइप्स का पढ़ा, एक पढ़ा हीट से, एक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी से, और एक सन लाइट से। हमारा 3rd नंबर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम ही है सिंगल, मतलब कि इसमें क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेस होगा। ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें क्या करेगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो उसके एलिमेंट से, कंपाउंड के एलिमेंट से, उसका एलिमेंट जो होगा मोर रिएक्टिव होगा और उसको उस कंपाउंड से अलग कर देगा। अभी एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, जैसे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें एक स्ट्रिंग थ्रेड के हेल्प से क्या किए हैं कि आयरन नेल को डिप किए हैं। तो आयरन नेल को जैसे ही डिप करेंगे तो क्या करेगा कि आयरन यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। कॉपर के कंपेयर में आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। तो क्या करेगा कॉपर, कॉपर को ये रिप्लेस कर देगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, ये आयरन। देखिए इसमें क्या होगा, एम हमारा ये है टू शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन। दिखाना है कि कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है आयरन के द्वारा, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। मटेरियल क्या क्या चाहिए, आयरन का नेल चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, क्लैंप स्टैंड चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, इतना चीज चाहिए हमको। प्रोसीजर इसका ये है कि क्लीन एंड एयर नेल बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर अंटिल इट इज ग्रेइश, मतलब कि जब तक वो ग्रेइश ना हो तब तक उसको सैंड पेपर के हेल्प से रब करना है, किसको, आयरन नेल को। सेपरेट 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब को सेपरेट करना है, और टेस्ट ट्यूब को सेपरेट करने के बाद क्या करना है कि एक को करना है लेवल ए और एक को करना है लेवल बी। क्यों करना है, क्योंकि हमको देखने का मिलेगा कि जिसमें हम आयरन नेल डिप करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर को आयरन जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए क्या होगा, सल्फेट सॉल्यूशन टू इच टेस्ट ट्यूब एंड सेक्योर दिस टेस्ट ट्यूब इन 2 सेपरेट क्लैंप स्टैंड, थ्रीड द नेल एंड हैंग इट इन द टेस्ट ट्यूब बी। और इसमें क्या करना है, जैसे कि ऊपर देखे थ्रीड के से इसको हैंग करना है, लटकाना है उसके अंदर में, ताकि ऐसे लटकाना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द आयरन नेल इज कंप्लीटली इमर्स्ड, मतलब कि उसमें कंप्लीटली इमर्स्ड होना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। देखिए ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, थ्रीड के हेल्प से इसको हैंग किया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, tie the other end of the thread to the stand, keep the other iron nail on a piece of white paper, लेबल द सेटअप एलोन फॉर वाइल, कुछ देर के लिए लेबल कर देना है सेटअप को। और उसके बाद टेक द नेल आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्लेस इट अलोंग द साइड ऑफ द सेकंड आयरन नेल ऑन द शीट ऑफ पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, देखिए क्या हुआ, पहले ही इसका कलर था आयरन नेल का ऐसा था, जब ये आयरन नेल डिप हुआ इसके सॉल्यूशन में, इसके बाद इसका कलर कैसा हो गया, इसके ऊपर आ गया कॉपर का कोटिंग। तो ये क्या हुआ कि कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट से और ये बन गया आयरन सल्फेट, मतलब कि
आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। द ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल इंडिकेट्स दैट कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। ब्राउन कलर जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया आपका कॉपर। द कलर ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, ये ब्लू से कैसा चेंज हो गया, ग्रीन में। द केमिकल रिएक्शन इज एज फ्लोज, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि क्या हुआ, देखिए इस रिएक्शन को कैसे इक्वेशन के थ्रू डिनोट किया हुआ है यहाँ पे कि Fe प्लस CuSO4। तो Fe प्लस CuSO4 के केस में क्या हुआ कि Fe जो था वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव था। तो Fe बोला कि Cu तुम यहाँ से हट जाओ, तुम अलग चल जाओ, और SO4 के साथ अब हम रहेंगे, ये इसके साथ इसको डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप CuSO4 को FeSO4 में अगर Cu को डालेंगे तो नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा, क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि Cu जो है वो Fe से लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, कब रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, उसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। उसमें आपको दिया रहेगा कि कौन सा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है और कौन सा जो है मॉडरेट है और कौन लेस है। तो वो हम नीचे दिखाएंगे उसका चार्ट आपको, जिसको कि आपको याद कर लेना है। देखिए उसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि सिंगल डिस्प्लेस होता था, इसमें क्या होगा, डबल होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ द बोथ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, दोनों का ईच ऑफ बोथ का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, ये भी कलरलेस है, और ये बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ चला जाएगा, और बेरियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा। यानी दोनों क्या किया आपस में, ईच अदर एक्सचेंज कर गया। सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, बना क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका एम क्या है, टू शो द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों के बीच में दिखाना है आपको। मटेरियल क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब का होल्डर चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट चाहिए, बेरियम क्लोराइड चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड को सॉल्यूशन को ऐड करना है, उसके बाद स्टीर करना है उसको विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के हेल्प से उसको स्टीर करना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। तो क्या होगा कि ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द फ्लास्क। ऑब्जर्वेशन आपका क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि बोथ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर कलरलेस। ये दोनों कैसा था, कलरलेस था। ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट कैन बी ऑब्जर्व, लेकिन क्या होगा, एक हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा, किसका, बेरियम सल्फेट का। इट इज इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोल्यूबल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इसका ये हुआ कि द रिएक्शन ऑफ Na2SO4, ये फॉर्मूला में थोड़ा 2 और 4 नीचे होगा, द रिएक्शन ऑफ Na2SO4 एंड BaCl2 भी नीचे होगा इसमें। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे Na2SO4 और इसको लिखेंगे BaCl2, प्रोड्यूसेज एन इनसोल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये क्या किया है, इनसोल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार किया, किसका, बेरियम सल्फेट का। दिस इंडिकेट दैट इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे क्या पता लगा कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। देखिए यही रिएक्शन का रिजल्ट है, ये था सोडियम सल्फेट और ये था बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट से क्या हुआ, सोडियम चल गया क्लोराइड के साथ, यहाँ आया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम चल गया सल्फेट के साथ, यानी दोनों का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिंगल और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, उसमें जो है एक्टिविटी सीरीज का यूज था, लेकिन इसमें एक्टिविटी सीरीज का कोई उतना यूज नहीं है। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो दिया हुआ है बुक में वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जो होता है रिडॉक्स, इससे होता है रिडक्शन और इससे होता है ऑक्सीडेशन। और आपके मन में आ रहा होगा कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में। देखिए a redox reaction is defined as a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. In fact, both these processes take place. For example, in the reaction of copper oxide and hydrogen, अगर हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, तो हम देखेंगे
एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। एम हमारा यही है कि टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, हमको देखना है ऑक्सीडेशन का, किसका करना है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड। मटेरियल क्या क्या चाहिए, कॉपर का पाउडर चाहिए, चाइना डिश चाहिए एंड बर्नर चाहिए, बर्नर का स्पेलिंग गलती हो गया, बर्नर चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर देखिए क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन चाइना डिश, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है एक चाइना डिश में, हीट द चाइना डिश, देखिए ये 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लिया है और उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का होगा वो कैसा बनने लगेगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनने लगेगा। दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन कॉपर डाइऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, और जब बर्न हो रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। नाउ इफ यू पास हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करें, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर टर्न्स ब्राउन, ये ब्लैक से किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन। दिस इज बिकॉज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव कॉपर। फिर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें कॉपर से बना कॉपर ऑक्साइड, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से मिल रहा है कॉपर और वाटर मिलेगा। कंक्लूजन, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, अगर कोई सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन को तो उसको बोलेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कॉपर इसमें क्या किया, गेन किया ऑक्सीजन को, तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। ऑन द अदर हैंड, इफ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, अगर ऑक्सीजन को लूज किया तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। दस इन द एबव रिएक्शन कॉपर गेन्स ऑक्सीजन एंड कॉपर इज टू सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज दिखाया ऑक्सीडाइज। इसमें क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट में कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ड्यूरिंग रिएक्शन सेकेंड तो क्लीन करते हैं, द कॉपर ऑक्साइड लॉसेस ऑक्सीजन, इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या किया, लॉस किया ऑक्सीजन को, तो इससे क्या हुआ, एंड बिग टू बी रिड्यूस, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। Thus, oxidation and reduction occur side by side or hand to hand. Such reaction are called oxidation, reduction reaction और redox reaction. इसी को बोलते हैं redox reaction या फिर oxidation reduction reaction. अब हमारे पास दो नया टर्म आया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ये भी देख लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो क्या करता है, गिव करता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देता है और रिमूव किसको करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिमूव करता है हाइड्रोजन को और रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव करता है ऑक्सीजन को, जिसके कारण क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंसेज होता है। CuO मेक्स ऑक्सीडेशन टू अकर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड H2 जो है वो रिडक्शन टू अकर कर रहे थे, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा एक एग्जाम्पल के हेल्प से। अब देखिए, अब हमारे पास आया ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यही है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो ऊपर होता है और जो लेस रिएक्टिव होता है वो नीचे होता है। सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम को हम बर्न करके एयर में, वाटर में दिखाए भी हैं, जो कि शॉर्ट्स में वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसका बहुत यूज है क्योंकि इससे पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में कि रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ आल्सो मेटल्स नोन एज द एक्टिविटी सीरीज, को एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इसमें अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स किया रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, मतलब कि टॉप पे क्या रहेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया रहता है, इसको अरेंज किया रहता है। The data provided by the reactivity series can be used to predict whether a metal can displace another metal in a single displacement reaction. इस डाटा को प्रोवाइड किया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज का, क्यों, इसलिए ताकि उससे हम पता कर पाए कि ये जो मेटल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, वो अनदर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए
ये कॉपर है और ये जिंक है, कॉपर सल्फेट है। तो देखिए कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है, देखिए जिंक यहाँ पे है और कॉपर देखिए कहाँ पे है, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए कॉपर कॉपर, हाँ देखिए ये हुआ आपका जिंक और ये हुआ कॉपर। तो जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर जिंक को कॉपर चाहे कि डिस्प्लेस कर दे तो जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको अगर ये दे दिया जाए, उनको रिएक्टिविटी चीज नहीं पता रहेगा तो लिख देंगे CuSO4 लिख देंगे या प्लस Zn लिख देंगे, ये लिख देंगे, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इससे मोर रिएक्टिव नहीं है, इसको हटा नहीं सकता है। अब हमारा एक टर्म और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले भी खैर बता चुके हैं इसी वीडियो में। On the basis of temperature there are two types of reaction, मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन होता है, एक एक्जोथर्मिक एक इंडोथर्मिक। इन सिंपल टर्म्स द इंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, इंडोथर्मिक जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा हीट का अपने सराउंडिंग से। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा ऑन द अदर हैंड, एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, ये क्या करेगा, ये एनर्जी को इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इन्वॉल्व करेगा। जैसे देखिए ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो है, हीट जो है बाहर निकल रहा है। और ये है इंडोथर्मिक, इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है अंदर आ रहा है। तो यही होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, exothermic reaction a reaction that release energy from the system in the form of heat, and endothermic reaction are those reaction a reaction that the system absorb energy from its surrounding in the form of heat। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कोई हमारे एवरीडे लाइफ में इफेक्ट है या नहीं है। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions also have oxidation and reduction reactions also have damaging effects of metal and our food। क्या करता है कि डैमेजिंग इफेक्ट कर देता है किस पे, मेटल पे और हमारे फूड पे। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हिच यू ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, हम अपने प्रतिदिन की जिंदगी में देखते हैं। जैसे क्रोजन ऑफ मेटल, आप देखते होंगे कि मेटल के ऊपर रस्ट लग जाता है, जैसे लोहा को आयरन को बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। रेंसिडिटी ऑफ फूड भी हो जाता है, बहुत देर तक अगर कोई खाना बना के छोड़ देंगे तो क्या होने लगता है, उसमें से और स्मेल आने लगता है, बर्बाद हो जाता है। तो देखिए क्रोजन क्या होता है और एसिडिटी क्या होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। वी हैव सीन दैट, क्रोजन के बारे में देखिए देखते हैं, द सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स इज इजीली अटैक्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। कुछ मेटल को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो क्या होता है, इजीली अटैक हो जाता है। दे रिएक्ट विथ एयर, वो क्या होता है, एयर और वाटर के साथ जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वही क्या होता है, उससे उसके सरफेस से रिएक्ट होता है और उसका जनरली ऑक्साइड बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट्स सरफेस एक्वायर्स ए ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और एक चीज और, आयरन को ऑक्सीडाइज मतलब कि आयरन को रस्ट लगने के लिए केवल एयर का जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ वाटर भी होना चाहिए, यानी मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी आयरन जो है रस्ट होगा। द सरफेस ऑफ कॉपर एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स इन मॉइस्ट आयर, सिल्वर ट्रेनिस एंड है ब्लैक कोटिंग, ये सब इसका इफेक्ट है। लीड और स्टेनलेस स्टील लॉस देयर लस्टर, ये सब आप लोग देखे होंगे कि वो अपना क्या करता है, लस्टर को लॉस कर देता है, किसके कारण, क्रोजन के कारण। दस क्रोजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर और वाटर। इसका क्या होगा कि जो एयर और वाटर के साथ रिएक्शन होगा उसी के कारण क्या हो जाता है, क्रोजन हो जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फूड मटेरियल्स containing fats and oils are left for something they get spoiled and give foul smell and unpleasant taste। अगर कोई भी फूड मटेरियल जो कि फैट और ऑयल को कंटेन किया रहता है, इसको कुछ देर के लिए अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएगा और फॉल स्मेल देने लगेगा और उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड
दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, क्योंकि अगर फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या हो जाता है, रेंसिड बन जाता है, जिसके कारण उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। द चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर ऑक्सीडेशन के कारण कोई फूड का ऑर्डर और फ्लेवर ऑयली और फैटी फूड का चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आखिर रेंसिडिटी से हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं? मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, जैसे देखते हैं कि जो आता है कोई भी खाने वाला चीज़, उसका जो रैपर आता है वो बहुत दिन तक उसमें वो खराब नहीं होता है, क्यों, क्या होता है आखिर उसके पीछे वजह? द रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फ्लोइंग मेथड्स। यहाँ पर 2 मेथड दिया गया है जिसके थ्रू हम रेंसिडिटी से फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर देना है ताकि जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो चलिए, ये चैप्टर हो गया फिनिश। और आप लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी का बुक उठा के उस बुक से सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बना लेना है और एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेना है। थैंक यू।